यह कहानी एक नोबेल पर आधारित है, जिसमें एक इंसान के साथ विश्वासघात होता है। इसे ऐसी जेल भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी नहीं निकल सका। लेकिन इसे वहां पर कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में दिखाया जाता है कि कुछ लोग नाव से समुद्र की तरफ जा रहे हैं। दरअसल यह सब के सब मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं। इनका जो कैप्टन है वो बीमार है, इसलिए यह टापू पर जाकर मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं। जब यह लोग टापू पर पहुंचते हैं तो कश्ती से दो लोग उतर जाते हैं। दोनों दोस्त हैं, एक का नाम एडमिन होता है और दूसरे का नाम रॉकी होता है। यह जिस टापू पर उतरे हैं इसका नाम एल्बा है। तभी टापू पर जो अंग्रेज सिपाही होते हैं वो इन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि अंग्रेज इन्हें पकड़ते इनके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। यह नेपोलियन बोनापार्ट है। इसे इसके पद से निकाल दिया गया है। यहाँ पर अंग्रेज सैनिक इसके आसपास रहते हैं ताकि वो किसी से मिल ना पाए, अपना संदेश किसी को पहुंचा ना पाए। नेपोलियन बोनापार्ट अंग्रेज सैनिक से कहता है कि अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो मार सकते हो, क्योंकि यह मेरे आदमी नहीं है। वहीं इनसे पूछता है कि तुम कौन हो। वे लोग बताते हैं कि हम मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं, हमारा जो कैप्टन है वो बीमार है। सारा सच जानने के बाद अंग्रेज सिपाही इन्हें कुछ नहीं कहते। नेपोलियन बोनापार्ट इन्हें मेडिकल फैसिलिटी देता है। रात को नेपोलियन बोनापार्ट एडमिन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हें ये लेटर मिस यू क्लैरियन तक पहुंचाना है। वो खुद आकर यह लेटर तुमसे ले लेंगे। तुम यह बात किसी को भी नहीं बताना, अपने दोस्त को भी नहीं। लेकिन लेटर देते हुए एडमिन का दोस्त सब कुछ देख रहा होता है। एडमिन वापस अपने कमरे में जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बताता कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कोई लेटर दिया है। इसके बाद इन्हें यहाँ से जाना होता है क्योंकि इनके कैप्टन की जान नहीं बच पाती है। जब यह वापस अपने शिपिंग कंपनी में आते हैं तो जिस तरह से एडमिन ने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की थी, इसके लिए उसे शिप का कैप्टन बना दिया जाता है। इससे वो बहुत खुश होता है। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे शिप का कैप्टन बना दिया गया है, अब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। यहाँ पर उसका दोस्त रॉकी भी होता है। रॉकी को भी मर्सिडीज से प्यार है, क्योंकि यह तीनों बचपन के दोस्त हैं। लेकिन मर्सिडीज एडमिन से प्यार करती है। जब रॉकी को यह पता चलता है कि एडमिन को अब शिप का कैप्टन बना दिया गया है तो इस बात से उसे अंदर ही अंदर जलन होती है। वो इसके बाद एक आदमी से मिलता है जो इनके शिप में काम करता है। यह आदमी भी एडमिन को पसंद नहीं करता है। यह आदमी रॉकी से पूछता है कि एडमिन तुम्हारा दोस्त कब बना। रॉकी कहता है कि वो दोस्ती का वादा तो करता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे चीजें छुपाता है। जब एडमिन अपने घर पर होता है तो उसे राजा के सिपाही पकड़ने के लिए आते हैं। वो उसे पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट को पता होता है कि इसके पास कोई लेटर है जो बोनापार्ट ने इसे दिया है। एडमिन सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि लेटर अभी भी मेरे पास है, मैंने लेटर किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि मुझसे कोई लेटर लेने आया ही नहीं। वो लेटर मजिस्ट्रेट को दे देता है। मजिस्ट्रेट उस लेटर को पढ़ता है और एडमिन को बताता है कि इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अंग्रेजी सिपाहियों के पोजीशन के बारे में ब्यौरा दिया है, कि कौन सा सिपाही किस वक्त किस जगह रहता है, यानी कि यह उसके भागने का एक प्लान है। एडमिन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नेपोलियन ने मुझसे कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैंने इस लेटर को कभी पढ़ा। मजिस्ट्रेट बोलता है कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम यहाँ से जाओ। जब वो जा रहा होता है तो मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुम्हें पता है कि यह लेटर कौन लेने वाला है। वो कहता है कि यहाँ मिस यू क्लैरियन। यह नाम सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इस लेटर को जला देता है। वो एडमिन से पूछता है कि क्या तुमने इस लेटर के बारे में किसी को बताया है। एडमिन कहता है कि नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, तुम्हें मेरे लोग बगी से घर छोड़ आएंगे। एडमिन उसकी बगी में बैठ जाता है। बगी को बाहर से लॉक कर दिया जाता है।
एडमिन समझ जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एडमिन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा अपने दोस्त रॉकी के पास जाता है। वो उसे बताता है कि जब हम टापू पर थे तो मुझे नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लेटर दिया था। वो लेटर उसके जासूस के लिए था। मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे यह बात पता थी। मैंने लेटर देते हुए तुम्हें देख लिया था। जब तुम रात को सो रहे थे तो मैंने इस लेटर को पढ़ लिया था। मैंने मजिस्ट्रेट को यह बात बताई है। एडमिन को कुछ नहीं समझ आता कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो उसकी गर्लफ्रेंड को हासिल करना चाहता है। एडमिन वहां से भागना चाहता है, लेकिन रॉकी तलवार की नोक पर उसे रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है, लेकिन एडमिन तलवारबाजी में इतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए वो उससे हार जाता है। अब यहाँ पर सिपाही भी आ जाते हैं। वो एडमिन को अपने साथ टापू पर ले जाते हैं। यहाँ पर एक जेल है जहाँ से कोई भी आज तक नहीं भाग पाया है। एडमिन को वार्डन के सामने पेश किया जाता है। एडमिन कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। वार्डन कहता है कि हाँ, मुझे पता है। अगर तुम गुनाहगार होते तो तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं लाया जाता। तुम्हें फ्रांस के किसी जेल में कैद कर दिया जाता। इसके बाद वार्डन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि मैं हर साल यह प्रसाद अपने कैदियों को जरूर देता हूँ। इसके बाद उसे एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की है और एक लकड़ी का दरवाजा, जो साल में एक ही बार खुलता है। जब वार्डन अपने कैदियों को मारता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है। आज एडमिन को इस जेल में पूरा 1 साल हो चुका है। वार्डन एक बार फिर आता है और एडमिन को बहुत बुरी तरह से मारता है। एक दिन एडमिन सुसाइड करने के लिए सोचता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है जो उसने दीवार पर लिखा था कि भगवान मुझे न्याय देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज एडमिन को 4 साल हो गए हैं जेल में। तभी कोई जमीन खोदकर बाहर आता है। यहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। वो एडमिन को बताता है कि उसका नाम ड्यूक है। वो बताता है कि मुझे लगा था कि मैं बाहर की तरफ सुरंग खोद रहा हूँ। वो बताता है कि मैं इस जेल में 11 साल से हूँ और मैं पिछले 5 साल से सुरंग खोद रहा हूँ। इसके बाद वो एडमिन को कहता है कि मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होना चाहता हूँ। वो उसके कंधे पर खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखता है। वो आसमान को देखता है। इससे उसे बहुत खुशी होती है। वो एडमिन को कहता है कि आज 11 सालों के बाद मैंने आसमान देखा है। वो एडमिन को सुरंग से अपने सेल में ले जाता है। एडमिन को कहता है कि मैंने गलत दिशा में सुरंग खोदी, लेकिन अब मुझे पता है कि सही दिशा किस तरफ है। हम दोनों मिलकर सुरंग खोदेंगे। 8 सालों में हम बाहर जाने का रास्ता निकाल लेंगे। इन्हें सुरंग खोदने में 8 साल लगेंगे। एडमिन को यहाँ पर ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं। एडमिन उसकी बात पर हंसता है। उससे ड्यूक कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हें एक बेशकीमती चीज़ दूंगा। जो भी मैंने जिंदगी में सीखा है, साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एडमिन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो एडमिन को तलवारबाजी करना भी सिखाता है, क्योंकि ड्यूक तलवारबाजी में बहुत माहिर होता है। एडमिन को एक दिन में 2 बार अपनी सेल में जाना पड़ता है। एक बार उस वक्त जब टॉयलेट की बकेट लेने के लिए गार्ड आता है, और दूसरी बार जब वो खाना देने के लिए आता है। जो भी वो सुरंग से मिट्टी निकालते हैं वो उसे टॉयलेट की बकेट में डाल देते हैं ताकि गार्ड उसे ना देखें, और वो वेस्ट मटेरियल के साथ उसे बाहर फेंक दे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एडमिन हर चीज़ में कौशल प्राप्त कर रहा होता है। एक दिन वो ड्यूक एडमिन को बताता है कि मैं पहले नेपोलियन की फौज में था। मैंने उसकी फौज छोड़ दी। मैंने एक अमीर आदमी जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था, उसका सेक्रेटरी बन गया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों का मानना था कि उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना था जो उसने छुपा रखा है। नेपोलियन उस खजाने को चाहता था, इसलिए मुझे पकड़ लिया गया। वे लोग मुझसे खजाने का राज पूछने लगे, लेकिन मैं किसी खजाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तब से मैं यहाँ इस जेल में हूँ। एडमिन भी उसे अपनी कहानी बताता है।
ड्यूक को कहता है कि पहले मजिस्ट्रेट ने मुझको बरी कर दिया था, फिर उसने अपना फैसला बदला, जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है। एडमिन को याद आता है कि मजिस्ट्रेट ने पूछा था कि नेपोलियन का लेटर लेने के लिए कौन आएगा। उसने कहा था कि यहाँ मिस यू क्लैरियन। ये जवाब सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने लेटर को जला दिया। ड्यूक कहता है कि मजिस्ट्रेट ने देश के इतने बड़े सबूत को जला दिया, जरूर कोई ना कोई साजिश है। यहाँ पर एडमिन पूरी बात समझ जाता है। दरअसल जो आदमी लेटर लेने के लिए आने वाला होता है वो मजिस्ट्रेट का पिता होता है, जो कभी नेपोलियन की फौज में कर्नल था। अगर मजिस्ट्रेट के पिता के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता तो उसकी भी नौकरी चली जाती, उसके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप लग जाता, उसे भी सजा हो जाती। वो अपने आप को बचा रहा था। अब एडमिन को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। धीरे धीरे यह लोग सुरंग खोदते खोदते पेड़ की जड़ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि यह बाहर तक पहुंच गए हैं। इन्हें ऊपर की तरफ सुरंग खोदनी है, जिसमें इन्हें कुछ ही हफ्ते लगेंगे। एडमिन जब सुरंग से थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है तभी सुरंग से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि ड्यूक को वहां से बाहर निकलता, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। एडमिन उसे सुरंग से बाहर ले आता है। अब ड्यूक अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो मरने से पहले एडमिन को बताता है कि मैंने खजाने के बारे में तुम्हें गलत बताया था, मुझे खजाने के बारे में पता है। वो एडमिन को खजाने का एक नक्शा देता है। वो कहता है कि इटालियन कोस्ट पर एक टापू है जिसका नाम है मोंटे क्रिस्टो। वहां पर जाना और इस नक्शे की मदद से तुम खजाने तक पहुंच जाओगे। तुम इस खजाने का लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। एडमिन कहता है कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, सुरंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ड्यूक कहता है कि कोशिश करते रहना। ड्यूक की थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। गार्ड्स को पता चल जाता है कि ड्यूक मर चुका है। एडमिन वहीं पर पत्थर के नीचे झुक जाता है और तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। ड्यूक की बॉडी को कवर करके गार्ड्स वार्डन को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वार्डन यहाँ पर आता है और ड्यूक की बॉडी को उठाकर ले जाता है। दरअसल यहाँ पर मरने वाले लोगों को जंजीरों में बांधकर ताला लगाकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। जैसे ही वे लोग समुद्र में 3 तक गिनती करते हैं तभी उस कवर में से एक हाथ निकलता है और वार्डन के पास जो चाबी होती है उसे निकाल लेता है। दरअसल उस कवर के अंदर एडमिन होता है। वार्डन भी समुद्र में गिर जाता है। एडमिन अपना ताला खोलकर जंजीर को खोलकर ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि वार्डन यहाँ से भागता, एडमिन उसे समुंदर में मार देता है। एडमिन वहाँ से तैरता हुआ दूसरे टापू पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो बहुत खुश होता है। आज कई सालों के बाद वो पहली बार आज़ादी की सांस ली है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। यह सब के सब लुटेरे होते हैं। यह सब यहाँ पर अपने एक साथी को मारने के लिए आए होते हैं जिसने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन उसके कुछ साथी तक चाहते हैं कि उसे ना मारा जाए। इसीलिए यहाँ पर जो उनका लीडर होता है कोई फैसला नहीं कर पाता है। एडमिन को देखने के बाद वो कहता है कि तुम हमारे धोखेबाज साथी से लड़ोगे, तुम दोनों में से जो जिंदा बचेगा वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अब दोनों में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में एडमिन उसे हरा देता है, लेकिन वो उस आदमी को मारता नहीं है और वो सरदार से कहता है कि इसकी जान बख्श दो, इस तरह तुम्हारे पास एक और काबिल साथी रहेगा। वो अपने साथी की जान बख्श देता है। जाइकोबा एडमिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए गुलाम हूँ। सब के सब उस टापू से निकल जाते हैं। इसके बाद एडमिन अपने शहर लौट जाता है। जैकाबू भी उसके साथ होता है। एडमिन एक अपने पुराने जानकार के पास जाता है। एडमिन उस आदमी से कहता है कि मैं एडमिन का दोस्त हूँ, मैं उसके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। वो आदमी बताता है कि एडमिन के राजद्रोह के बारे में पता चलने के बाद उसके पिता ने अपने आप को फांसी लगा ली। एडमिन पूछता है कि उस पर राजद्रोह का आरोप किसने लगाया था। वो आदमी बताता है कि मजिस्ट्रेट ने, जिसने एडमिन को गिरफ्तार किया था। अब उसका प्रमोशन हो गया है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया है, वो पेरिस चला गया है। दरअसल उन दिनों उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी थी।
यहाँ पर एडमिन को यह भी पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम मर्सिडीज है, उसने एडमिन की मृत्यु की खबर सुनते ही रॉकी से शादी कर ली थी। अब रॉकी अपनी पत्नी मर्सिडीज के साथ पेरिस में रहता है। यह सारी बातें सुनने के बाद एडमिन पूरी तरह से टूट जाता है। वो इन सब से बदला लेना चाहता है। सबसे पहले एडमिन मोंटे क्रिस्टो टापू पर जाता है। वो वहाँ पर खजाना ढूंढता है। उसे खजाना मिल जाता है, जो पानी के अंदर होता है। यहाँ पर सोने से भरे हुए बड़े बड़े बक्से होते हैं जिन्हें यह एक बार में नाव में यहाँ से नहीं ले जा सकता है। लेकिन जितना भी सोना यह यहाँ से ले जाते हैं चाहकर भी उसे खर्च नहीं कर सकते। यह सबसे पहले पेरिस जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल खरीद लेते हैं। एडमिन अपना नाम बदल लेता है और अपना नाम रखता है अकाउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। सबसे पहले वो पता लगाता है कि रॉकी की कमजोरी क्या है। उसे पता चलता है कि उसने बैंक से लोन लिया है। एडमिन अपने आदमियों से कहता है जो उस बैंक को खरीद लो। जहां भी रॉकी काम करता था, जिसमें शिपिंग कंपनी में काम करता था, उसे भी खरीद लेता है। वो सभी कंपनियों को मना कर देता है कि रॉकी के साथ काम ना करें। वो अभी भी रॉकी से मिलने का मौका ढूंढ रहा होता है। रॉकी और मर्सिडीज का एक बेटा होता है जिसका नाम एल्बर्ट है। एडमिन अपने आदमियों से उसके बेटे को किडनैप करा लेता है और खुद उसकी जान बचाता है ताकि वो रॉकी के परिवार के करीब पहुंच सके। और यह चाल एडमिन की कामयाब हो जाती है। एल्बर्ट मोंटे क्रिस्टो उर्फ एडमिन को अपने घर दावत पर बुलाता है। एल्बर्ट अपने पिता रॉकी से एडमिन को मिलवाता है। रॉकी उसे नहीं पहचान पाता है क्योंकि एडमिन का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। रॉकी सपने में भी नहीं सोच सकता कि एडमिन उसका वही पुराना दोस्त है जो कि आज इतना करोड़पति है। यहाँ पर एडमिन मर्सिडीज से भी मिलता है। जब एडमिन मर्सिडीज के साथ डांस कर रहा होता है तो मर्सिडीज को कुछ जाना पहचाना एहसास होता है। जब एडमंड अपनी उंगली से बालों को घुमा रहा होता है तो मर्सिडीज देख लेती है और वो पहचान लेती है कि यही एडमंड है। जब एडमंड घर जा रहा होता है तब मर्सिडीज उसके बगी में पहले से बैठी होती है। वो एडमंड से कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुझसे मजिस्ट्रेट गिलफोर्ड ने कहा था कि तुम्हें फांसी की सजा दे दी गई है। इसके बाद मुझे रॉकी से शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। एडमंड उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बगी से उतार देता है। यहाँ पर एडमंड ने एक और प्लान बनाया होता है। एडमंड रॉकी और मजिस्ट्रेट गिलफोर्ड को यकीन दिला देता है कि उसे खजाना मिल गया है। उसका एक शिपमेंट आ रहा है जिसे पास कराने के लिए गिलफोर्ड की ज़रूरत है। गिलफोर्ड रॉकी से कहता है कि हम किसी भी तरह उस शिपमेंट को हासिल कर सकते हैं और सारा सोना हमारा हो जाएगा। रॉकी कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को जानता हूँ जो हमारी मदद करेगा। ये वो ही आदमी है जिसने रॉकी के साथ मिलकर एडमंड को फंसाया था और अब रॉकी और उसका दोस्त नाव पर खजाना चुरा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एडमंड आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी होती है और रॉकी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद एडमंड सीधा मजिस्ट्रेट के घर जाता है जो स्पा रूम में होता है। एडमंड मजिस्ट्रेट से पूछता है कि तुमने आज से 12 साल पहले मर्सिडीज से झूठ क्यों बोला कि मुझे फांसी हो गई है। मजिस्ट्रेट कुछ भी समझ नहीं पाता। एडमंड कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि रॉकी और मर्सिडीज की शादी हो जाए। तुम दोनों ने एक सौदा किया था क्योंकि तुम अपने पिता से परेशान थे क्योंकि उन्होंने नेपोलियन से सौदा किया था। तुम्हें इस बात का डर था, इसलिए तुमने रॉकी को अपने पिता को मारने के लिए कहा। गिलफोर्ड कहता है कि यह सत्य है लेकिन तुम इसे कभी साबित नहीं कर पाओगे और ना ही रॉकी इस बात को स्वीकार करेगा। एडमंड कहता है कि हाँ, रॉकी तो नहीं करेगा लेकिन तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया। तभी गिलफोर्ड के पीछे से पुलिस आती है। पुलिस गिलफोर्ड को उसके पिता के हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लेती है। वहीं रॉकी इस शहर से भागना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा है और धोखाधड़ी के केस हैं। वो मर्सिडीज को भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। रॉकी कहता है कि ठीक है, तुम मत जाओ, मैं और मेरा बेटा चले जाएंगे। मर्सिडीज कहती है कि एल्बर्ट तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एडमंड का बेटा है। यही कारण था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी।
इस बात से रॉकी को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहां उसने एडमंड के खजाने को छुपाया हुआ है। जब वो खजाना खोलता है तो वहां पर उसे कोई खजाना नहीं मिलता बल्कि मिट्टी मिलती है। वहां पर एडमंड अपने असली रूप में आता है। रॉकी कहता है कि अच्छा तो तुम जिंदा हो। रॉकी उस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन एडमंड रॉकी से भी अच्छा तलवारबाजी सीख चुका है। वो एक ही बार में रॉकी को धराशायी कर देता है। तभी वहां पर एल्बर्ट आता है और वो एडमंड के साथ तलवारबाजी करने लगता है। तभी वहां पर मर्सिडीज आ जाती है और वो अपने बेटे एल्बर्ट से कहती है कि रॉकी तुम्हारे पिता नहीं है, एडमंड तुम्हारे पिता है। यह सुनकर एडमंड हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी होता है कि उसके बेटे और उसकी पत्नी उसे वापस मिल गए हैं। तभी रॉकी एडमिन पर गोली चलाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है तो एडमंड का साथी उस पर चाकू से वार कर देता है, जिससे रॉकी का निशाना चूक जाता है। गोली मर्सिडीज को लग जाती है। रॉकी वहां से भाग जाता है। एडमंड रॉकी का पीछा करता है। दोनों में तलवारबाजी होती है और एडमंड रॉकी को मार देता है, उसका खात्मा कर देता है। अंत में इस कहानी में यह दिखाया जाता है कि एडमंड उस जेल को खरीद लेता है जिसमें उसे कई सालों तक रहना पड़ा था और जिसमें बहुत बुरी सजा दी जाती थी। एडमंड चाहता था कि फिर कभी किसी को ऐसी सजा ना मिले और एडमंड फैसला करता है कि वो अब बाकी की जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी में लगाएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।